नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की पहचान किस लिए थी, ये तो हम आप सब जानते हैं। और अब जो बदनामी हो रही है वो किन वजहों से हो रही है, ये भी अब किसी से दबी छिपी बात नहीं है। इतने मामले इनके सामने आ चुके हैं और इतनी जांचें चल रही हैं, इतनी फाइलें खुली हुई हैं कि ऐसा लगता है कि इनकी पूरी उम्र बीत जाएगी। इनको अलग-अलग मामलों में न केवल कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, बल्कि बहुत सारे मामलों में ये बुरी तरह फंसेंगे। इनका राजनीतिक करियर तो तबाह होने वाला है ही, क्योंकि जो इनकी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं और जो इन्होंने उम्मीदें पाल ली थी, उसका एक बड़ा बोझ कहीं ना कहीं आपसे गलतियां करवाता है। और वो गलतियां आपको किस दिशा में लेकर के जाती हैं, ये हम और आप देख रहे हैं। एक नया कांड हो गया है और नया कांड ये है कि सतर्कता विभाग के विशेष सचिव हैं YVVJ राजशेखर। इनको सौरभ भारद्वाज, जो नए नए मंत्री बने हैं, उन्होंने 13 मई को पद से हटा दिया। 15 और 16 तारीख की रात को एक कांड होता है। उनके दफ्तर का या तो ताला तोड़ा जाता है, दीवार तोड़ी जाती है, जो भी होता है, लेकिन सुबह 3 बजे तक वहां से कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं, या तो फाइलें हटाई जाती हैं या उनकी फोटोकॉपी कराई जाती है। और ये जो अधिकारी हैं, विशेष सचिव, ये एक्चुअल में एक दो नहीं, बहुत सारे इनके भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। वो लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेनली ये शीश महल जो अभी हाल में चर्चा में आया, इनका घर, ये उसकी भी टेंडर वगैरह जो हुए थे, जांच पड़ताल कर रहे थे। और अब जब ये मामला तूल पकड़ा और कई लोगों ने मामला उठाया, जिनमें कपिल मिश्रा भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि रात को दिल्ली सरकार के विजिलेंस अधिकारी का दफ्तर खुलवाकर एक एक फाइल जिसमें केजरीवाल और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच के कागजात हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अधिकारियों के पोस्टिंग का अधिकार मिलने के बाद भी केजरीवाल और उनके मंत्री इन फाइल्स को नहीं देख सकते, क्योंकि ये उन्हीं के भ्रष्टाचार की जांच की फाइल्स हैं। इन फाइल्स को लेना ही सबूतों से छेड़छाड़ का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का भी इस पर बयान आ गया है, लेकिन इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच को प्रभावित करने के लिए ये किस हद तक जा रहे हैं। उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको भी हटा रहे हैं, और ये इसलिए हटाने का इनको मौका मिला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक ताकत दे दी है। मेरे साथ आपके बहुत ही जाने पहचाने चेहरे मनीष ठाकुर जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, दर्शकों को भी नमस्कार। केजरीवाल के और कौन कौन से रूप सामने आएंगे मनीष जी? ये जो नया मामला है, ये तो ना केवल गोपनीयता को भंग करने का मामला है, बल्कि कई दूसरे मामले भी इनके खिलाफ खुल जाएंगे अगर एलजी और होम मिनिस्ट्री एक्शन में आ गए तो। बिल्कुल सर, और क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि केजरीवाल बहुत जल्दबाजी में है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते ही जो केजरीवाल लंबे समय से कैमरे से बाहर थे, जो हमेशा कैमरे पर ही रहते हैं, वो केजरीवाल
जब से सीबीआई ने उनसे 9 घंटे पूछताछ की, उसके बाद से कैमरे से गायब थे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने उनके लिए संजीवनी का काम किया और कैमरे पर आए और उन्होंने बड़ा कटाक्षपूर्ण तरीके से एलजी पर कटाक्ष किया कि अब तो हम ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, वैसे वैसे नक्कारे अधिकारियों को हटाएंगे। और सबसे नक्कारे अधिकारी में उनको राजशेखर ही दिखाई दिए, जो सतर्कता विभाग के मुख्य सचिव थे। ये वो अधिकारी हैं जो इनके पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब ये चीजें साफ खुल करके आ गई है कि केजरीवाल का जो शीश महल तैयार किया जा रहा था, जिस केजरीवाल ने कहा था कि हम तो 2 कमरे में रह लेंगे जी, 3 कमरे में रह लेंगे जी, हमें जरूरत ही क्या है। ये पता चला कि 299 रुपए की शर्ट पहन करके ये नौटंकी करने वाले केजरीवाल किस तरह से लाखों लाख के कमोड पर बैठ करके शौचालय जाते हैं। और उन्हीं के जो मनीष सिसोदिया हैं बेचारे, वो तिहाड़ जेल में उन्हीं के मंत्री सार्वजनिक शौचालय में मुझे लगता है कि आधे घंटे कम से कम वेट करना पड़ता होगा डिब्बा लेकर के। तो ये फर्क जो दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो इस रूप में आया, वो उसका ड्रामा पूरी तरह से पब्लिक देखने लगी कि ये जो 299 रुपए का शर्ट और जो 36 नंबर का जो एक तरह से जो लोअर हाइट के व्यक्ति 36 नंबर 34 नंबर की जिस व्यक्ति को शर्ट आए, वो 46 नंबर की शर्ट क्यों पहनता है, ये पूरा ड्रामा अरविंद केजरीवाल का धीरे धीरे खुलने लगा। और चूंकि राजशेखर जी के पास जो विशेष सचिव हैं इस डिपार्टमेंट के, एकाएक आप उनका ट्रांसफर करते हैं और जो इस मामले की जांच करेगा वो अधिकारी कम से कम अपनी फाइलें तो लेने जाएगा। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप यदि किसी का ट्रांसफर कर देते हैं, आपको ऐसा तो नहीं कुछ सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया, रिटायर हो गया। उससे पहले उससे जुड़े हुए चूंकि दफ्तर में तमाम कागजात हैं, वो आदमी कम से कम वहां जाएगा। तो आप उस अधिकारी के ट्रांसफर से पहले रात में सुबह में जाकर के आप पूरी फाइलें खंगलवा लेते हैं। ये साफ दिखता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका का मामला है। और ये पूरा मामला उस आदमी का है जिससे ये भ्रष्टाचार का मामला जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ ये मामला है, बल्कि जो एक और मामला चल रहा है कि इन्होंने जो खुफियागिरी की थी, जो भारत सरकार की खुफियागिरी की थी, माना जा रहा है कि उससे जुड़ा हुआ मामला जिस पर मनीष सिसोदिया पर मामला दर्ज हो चुका हुआ है, उस मामले से जुड़ी हुई फाइलें भी है। इन्हें लगता है कि उन तमाम चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जला देंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब थे और उनके ऊपर जब यौन शोषण का आरोप लगाया गया, जब वो राम मंदिर मामले की सुनवाई कर रहे थे, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके मामले को लेकर के भी जब आया था तो ये हुआ कि कई बार तो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कैसे सुनेगा जब चीफ जस्टिस के ऊपर खुद ही यौन उत्पीड़न का मामला है। उन्होंने खुद को अपने पूरे उस मामले से अलग रखा, जो बेंच बनाया गया उससे भी उन्होंने खुद को अलग रखा। इसके बाद भी आरोप उनके ऊपर लगते रहे। मतलब आप जिसके ऊपर खुद जांच चल रहा हो, वो आदमी वैसे विभाग के अधिकारी को हटा दे, उसमें छेड़छाड़ करे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो इनके लिए एक डायलॉग सुप्रीम कोर्ट से आता है हमेशा कि चुनी हुई सरकार, तो चुनी हुई सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि ये चुनी हुई सरकार का मुखिया कोई जिम्मेदारी तो कागजी तौर पे ना ले, लेकिन इस तरह से छेड़छाड़ अपने ही सबूत को नष्ट करे। मुझे लगता है कि ये मामला जितना आसानी से इसे गवर्न करना चाह रहे थे, इसे कारपेट के नीचे डालने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, ये पूरा मामला उतना ही तेजी से उठ खड़ा हो चुका हुआ है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट फिर से जा चुका हुआ है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके कि चुनी हुई सरकार है, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार ये होगा, और हम और आप जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में अक्सर ही कहा जाता है कि ये लूट का जरिया है। ये विभाग जहां ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ तो किस अधिकारी को कहां जाना है, कहां जो है कमाई जो मलाईदार पोस्ट है उस पर किसको कहां जाना है, इस लिहाज से एक बड़ा भ्रष्टाचार का एक बड़ा पैमाना ये ट्रांसफर पोस्टिंग का डिपार्टमेंट है। केजरीवाल को लूट का एक जरिया ये भी मिल गया, लेकिन केंद्र सरकार ने, उपराज्यपाल ने इसको मानने से मना कर दिया। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर खुद ही केजरीवाल लेकर के रोते हुए वेरी नेक्स्ट डे पहुंच गए हुए थे। अभिषेक मनु सिंघवी वहां पहुंच गए और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आपने कल आदेश दिया, आज ही हमारा पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए तारीख लगा दी। इसका मतलब है कि आप बेसिकली वो मामला पेंडिंग हो गया है। अब टकराहट केंद्र सरकार का यह है कि आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में एक विधेयक पास हुआ जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली का बॉस तो उपराज्यपाल ही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बार बार एहसास करा रहा है कि वही सुप्रीम है, वो संसद से बड़ा है? दरअसल अब पूरी तरह से सरकार
जो है वो टकराव के मूड में है कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी भी ढंग से लक्ष्मण रेखा लांघेगा तो हमें भी अपने अधिकार का, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनी हुई सरकार की महत्ता ज्यादा है। हमारा संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है, और ऐसे में संसद से पास कानून को सुप्रीम कोर्ट जब मर्जी तब नस्ते नाबूद कर दे। ऐसा लगता है कि केजरीवाल जो चीज चाह रहे हैं वो अब उपराज्यपाल उस मूड में नहीं है कि जिसे जब मर्जी आप वो कर सकें। इतनी जल्दबाजी दरअसल केजरीवाल को क्यों थी और उसी विभाग को लेकर के क्यों थी, ये एक्शन आपको साफ दिख जा रहा है। और वो कहावत साफ दिख रही है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। जो व्यक्ति पूरा आवरण ओढ़ करके आया, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चला करके, एक आंदोलन से निकली पार्टी जिसके ऊपर लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी, जिसके ऊपर लोगों ने भरोसा बहुत ज्यादा किया था कि कुछ बदलाव करेगा, उनका ये चरित्र देखकर लोग चौंक रहे हैं। दिल्ली के जिनने चुना है वो कई बार भ्रम की स्थिति तो बनती है कि बार बार कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या है कि आपको आज आदेश आया और आपने सबसे पहले उसी विभाग को टारगेट किया, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक फिर जाएगा और हो सकता है केजरीवाल के लिए उल्टा पड़ जाए। सर मनीष जी, मैं दर्शकों को बताता चलूं कि कौन कौन से मामले इनके पास थे और जिसके बारे में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है बाकायदा होम मिनिस्ट्री को और एलजी को, जिसमें जानकारी दी गई है कि इनके पास जो फाइलें थी और उनमें से कौन कौन सी फाइलें जो हैं वो गायब हैं, इसका भी इन्होंने उल्लेख किया है। इन्होंने एक दावा किया है कि मंगलवार तड़के 3 बजे उनका कमरा खुला हुआ था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन सहित सभी संवेदनशील दस्तावेज गायब थे। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव को भी चिट्ठी लिखी है और ये दावा किया है कि ऐसा हो सकता है कि गोपनीयता का उल्लंघन हुआ हो, सबूतों से छेड़छाड़ की गई हो। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उनके कमरे में जासूसी उपकरण भी लगाए गए होंगे और रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि राजशेखर के मुताबिक उनके कमरे से जो फाइलें गायब हुई हैं उनमें शराब घोटाले से जुड़ी हुई फाइल, मुख्यमंत्री आवास की टेंडर फाइल, आवास के रिनोवेशन से जुड़ी फाइल, मुख्यमंत्री आवास का निरीक्षण कर चुके लोगों की तस्वीरें, ये सब गायब है। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल और उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने फंसने का पूरा पूरा इंतजाम कर लिया है। बिल्कुल, जिस ढंग का ये जो सबूत दे रहे हैं बीवी राजशेखर, उससे पूरी चीजें साफ हो रही है, क्लियर हो रहा है सब कुछ कि एजेंडा क्या है। मैं जैसा कह रहा हूं कि सर कि लगातार आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते ही इतनी जल्दबाजी आपको क्या नजर आ रही कि आप मतलब अगले कुछ घंटे में ही उस सतर्कता विभाग में सबसे बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि, और ये देखिए कि जब इतना गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल को लगा, केजरीवाल खुद अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि जो व्यक्ति 2013 में मुख्यमंत्री बनते ही एक नाटक करता है कि चीफ मिनिस्टर के निवास में मैं नहीं रहूंगा, मुझे क्या जरूरत है जी। वो वीडियो आज के दौर में पूरा जो है, आप सोशल मीडिया के दौर में हर चीज आप नंगे पूरी तरह से हो जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा कि ये चाबी लीजिए जी, हम इस मुख्यमंत्री के निवास में नहीं रहेंगे, हम तो सामान्य फ्लैट में रहेंगे, 2 रूम से ज्यादा मुझे चाहिए क्या, मुझे सरकारी बंगले की जरूरत क्या है, मुझे सरकारी गाड़ी की क्या जरूरत है, कितनी सारी नाटक हुई। उसके बाद पता चला कि तमाम मंत्रियों के लिए आधुनिक गाड़ियां उपलब्ध कराई गई, महंगी महंगी गाड़ियां उपलब्ध कराई गई। और अरविंद केजरीवाल ने जिस ढंग से चीफ मिनिस्टर के घर को राजमहल बनाया, वो चीजें उन्हें लग रहा था कि चीजें बाहर नहीं आ पाएगी। वो चीजें एकदम से अब शुरुआत में लगा कि सिर्फ रिनोवेशन हुआ है, कुछ पर्दे चेंज करे गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि पूरा का पूरा जो है ना कि घर का बदल डालो टाइप हुआ, सब कुछ लूट का धंधा। और इतना ही नहीं, जब ये चीजें पता चली कि एक ठगों का ठग, महाठग जो चंद्रशेखर, जिसने तिहाड़ में कहा कि केजरीवाल की पत्नी मेरे साथ जाती थी और दुकानों पर उन्होंने महंगे महंगे सामान खरीदवाए। अब ये तो किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं बिना सबूत के, कुछ भी। इनकी पूरी टीम यही काम करती है कि अब तक तो यही हुआ, सिर्फ अरुण जेटली और नितिन गडकरी, यही 2 लोग 3 लोग हैं जिनने इनको
नाक के बल थूक चटा करके माफी मंगवाया पटियाला हाउस कोर्ट में, वरना जिसके ऊपर आरोप, शीला दीक्षित के ऊपर आरोप, चिदम्बरम के ऊपर आरोप, जिसके ऊपर जो आरोप लगाया चिपका दिया और लोगों को भरोसा हो गया कि तो बड़ा ईमानदार है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। यदि आपके लगाए हुए आरोप पे सत्यता है तो किसी दूसरे पर क्यों नहीं? चंद्रशेखर भी सच बोल रहा है कि इस आदमी की पत्नी करोड़ों रुपए का शौकिया चीज उस घर में, और ये तय है कि यदि पत्नी ले जा रही थी तो दो चीजें हैं, या तो निजी सरकारी खर्च पे वो निजी सुविधाएं उनकी पत्नी फायदा उठा रही थी, या फिर इसमें कमीशन का खेल था और पूरा लूट हुआ। केजरीवाल जैसे व्यक्ति का इतने गंभीर आरोप पर चुप होना यह दिखाता है कि खेल बहुत गंभीर है, और ऐसे में पूरे डॉक्यूमेंट्स के गायब करने का आरोप एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर लगा रहा है। तो वो यदि आधिकारिक रूप से कहा जाए तो केजरीवाल से सीनियर है। यदि जिस चीज का वो ढोंग पीटते हैं कि मैं तो भाई इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, तो बार बार यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर की बात करते हैं तो आपसे तो उस हिसाब से वो सीनियर अधिकारी है, तो उसकी महत्ता क्यों नहीं है? आप ही सच क्यों बोल रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये जो आरोप है, ये तमाम आरोप एक मजबूती के साथ भारत के सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से लड़ाई दूसरे लेवल की हो गई है। एक व्यक्ति जो नैतिकता की आवरण ओढ़े हुए है, ईमानदारी का आवरण ओढ़े हुए है, भ्रष्टाचार तो इस देश में जैसे लगता है सर मुद्दा रह ही नहीं गया। लालू यादव सजा याफ्ता अपराधी हैं, एक नहीं 5-5 मामले में, मगर छाती तान के हर चीज पे बोलते हैं, लगता है कोई मामला रहे। तो जो सजा याफ्ता अपराधी जब हो जाए फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी के ऊपर आरोप लगने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अरविंद केजरीवाल पर फर्क पड़ता है, क्योंकि इस देश की जनता ने उनके लिए दूसरे किसी को ईमानदारी के लेवल पे नहीं चुना गया है। अरविंद केजरीवाल से लोग प्रभावित इसलिए हुए कि वो एक नई व्यवस्था देंगे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में आए, वो अपनी सादगी एक तरह से पेश करके आए, एक नए तरह का गांधी बन करके आए। तो इसीलिए भ्रष्टाचार का मामला तो पूरे देश में है, एक से एक बेईमान लोग हैं। ये मामला नहीं कि भाई अरविंद केजरीवाल पे क्यों बोला जा रहा है, उस पर क्यों नहीं बोला जा रहा है। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि सजा याफ्ता अपराधी एक मामले में नहीं 5-5 मामले में लालू यादव है, लेकिन ना लालू यादव को इससे फर्क पड़ता है, ना उनकी पार्टी को फर्क पड़ता है, ना मीडिया की बेशर्मी की एक सजा याफ्ता अपराधी का इतना महिमा मंडन क्यों होता है। तो बात केजरीवाल का है, केजरीवाल का सच इस देश के सामने आना चाहिए, केजरीवाल को भी पक्ष रखना चाहिए, केजरीवाल को बताना चाहिए कि जो भी आरोप उनके ऊपर शीश महल वाला है वो झूठ है, उनकी पत्नी पर जो आरोप लगाया गया झूठ है। ये ड्रामेबाजी नहीं कि आप फाइलें जला देंगे और पूरी सब चीजों को बर्बाद करके रख देंगे। मुझे लगता है कि बेहद गंभीर मामला है और इसे यूं ही हल्के में नहीं निपटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब ये सुविधाएं केजरीवाल को दे रही है कि वो चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं, तो चुनी हुई सरकार के मुखिया होने का मतलब ये नहीं है कि वो लूट करके वो जिन लोगों ने उनको चुना है उसी को लूटना शुरू कर दें। इस मामले का सच इस देश के सामने आना चाहिए कि आखिर क्या जरूरत थी केजरीवाल को कि उन्होंने इतना आलीशान उस लुटियन इलाके में, जहां अवैध है, गैर कानूनी है किसी चीज को तोड़ फोड़ करना, नए ढंग से बनवाना, जब तक आप इसके लिए कोई बिल पास नहीं हो जाता, आप केंद्र सरकार की अनुमति नहीं मिल जाती, तो फिर किसके आदेश से ये चीजें हुई? दरअसल केजरीवाल को लगता था कि सब चीजें बाहर आएंगी नहीं। कमाल की बात ये कितनी बड़ी चीजें अब तक बाहर क्यों नहीं थी? दरअसल मुझे ये लगता है कि इन्हें लगता होगा यही वो अधिकारी है जिसके माध्यम से ये फाइलें बाहर गई और ये बदले के भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन बदले के भाव से सच नहीं छुपाया जा सकता है। मुझे लगता है कि सच जो है वो जरूर सामने आएगा और सच सामने आना चाहिए। ये बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की है, जो दिल्ली में विपक्ष है उसकी जिम्मेदारी है कि इस मामले को पूरी तरह से परत दर परत खोल करके देश की जनता के सामने रखे। मैं दर्शकों को बता दूं कि उनके ऑफिस में कौन कौन सी फाइलें थी जिनकी जांच पड़ताल चल रही है। एक तो आबकारी मामलों और नीति में पीओसी अधिनियम 1998 की धारा 17A के तहत मंजूरी देने के लिए जो सीबीआई की प्रस्ताव फाइल थी वो थी। नंबर 2, सिक्स फ्लैग स्टाफ सिविल लाइंस की निविदा फाइलें, नियम और शर्तें वाली। तीसरा, सिक्स फ्लैग स्टाफ सिविल लाइंस की अनुवर्ती प्रवर्तन और अतिरिक्त फाइलें। चौथे, ठेकेदारों द्वारा सिक्स फ्लैग स्टाफ से संबंधित जमा किए गए चालानों के संबंध में पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए भुगतानों से संबंधित पुस्तिकाएं। पांचवी, सिक्स फ्लैग स्टाफ सिविल लाइंस की निविदा आमंत्रित करने की सूचना संबंधी फाइल और इसी से जुड़ी हुई सिविल लाइंस की
डेविएशन फाइल, और इसी से जुड़ी हुई एक और फाइल है सिविल लाइंस के बेहतर विनिर्देशों के लिए संशोधित अतिरिक्त पद की फाइल, और इसी से जुड़ी हुई सातवीं जो फाइल है वो है सिविल लाइंस के निर्माण का पर्यवेक्षण करने वाले व्यक्तियों की तस्वीरें। और नौवां बताया गया है टॉक टू AK फाइल DIP। 10वां बताया गया है सामान्य कारण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बिलों के अवैध भुगतान के संबंध में DIP फाइल। DIP पे तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वो फाइल भी वहां पर थी जिसकी सतर्कता विभाग जांच कर रहा है। 11वां विभागों से संबंधित कुछ फाइलें जहां मामला मौजूदा प्रावधानों नियमों के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों को भेजा गया था, वो फाइलें भी थी। इसके अलावा आबकारी नीति के संदर्भ में आबकारी विभाग के अधिकारियों के अभियोजन स्वीकृति आदि से संबंधित अन्य विभिन्न फाइलें और दस्तावेज वहां थे। यानी केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल की सरकार के खिलाफ अलग अलग डिपार्टमेंटों में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, अनियमितताओं गड़बड़ियों की शिकायतें हैं, उसके जितनी जांच पड़ताल सतर्कता विभाग कर रहा था और ये स्पेशल सेक्रेटरी उसकी निगरानी कर रहे थे, वो सारी फाइलें या तो वहां से हटाई गई हैं या उनकी फोटोकॉपी ली गई है, और अगर हम राजशेखर की माने तो उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। बिल्कुल, और ये बार बार ठोक के कह रहे हैं कि छेड़छाड़ की गई, सुबह में इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। अब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि इनको हटा दिया गया है। सवाल ये है कि क्या पहली बार किसी को विभाग चेंज करा गया है क्या? वो अधिकारी क्या अपने दफ्तर नहीं आएगा क्या? वो अधिकारी जिसके पास बहुत सारे उसका ऑफिस है तो सब सामान उसका होता है। केजरीवाल कल को यदि चीफ मिनिस्टर से हटेंगे तो क्या उसके बाद वो दोबारा दफ्तर नहीं जाते? लंबे समय तक राज्यपाल या राष्ट्रपति कहते हैं कि जब तक नई व्यवस्था नहीं हुई है, आप इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ये एकाएक तो किसी को ट्रांसफर करके आप लाते नहीं, हर चीज की एक व्यवस्था होती है। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? और सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जिस चीज की जिसका आरोप केजरीवाल का स्वयं पर था। दरअसल केजरीवाल का असली खेल सर ये है कि केजरीवाल कोई मंत्रालय अपने पास रखते नहीं है। केजरीवाल इतने धूर्त, इतने चालाक हैं कि देश में पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। अक्सर हम बचपन से पढ़ते हैं कि फलाना राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री ये हैं, ये मंत्रालय इसके पास, ये मंत्रालय इनके पास, और बाकी जो अघोषित मंत्रालय है, जो किसी को नहीं दिया गया है, वो माना जाए कि वो चीफ मिनिस्टर के पास है। लेकिन यहां पर यह माना गया था कि जो अघोषित मंत्रालय है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। तो आज भी जिस ढंग से हूबहू यही काम किया गया सौरभ भारद्वाज और आतिशी में, उस मंत्रालय को बांट दिया गया। केजरीवाल आज भी छुट्टा घूम रहे हैं, उन्हें किसी ढंग से वो स्वतंत्र हैं, वो हर चीज दबाव डाल के करवाते हैं। अब केजरीवाल के पास उन्हें चाहिए भी वैसे वैसे व्यक्ति जो उनका विरोध कर सकते थे, जो उनके पाप के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे, जो उनके आदेश से साइन नहीं कर सकते थे, उन सबको पहले ही उन्होंने निपटा दिया। बाकी बच्ची खुची वो लोग थे जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, और यदि था भी तो वो बिल्कुल केजरी के सेवक थे। मनीष सिसोदिया की स्थिति वैसी कुछ भी नहीं थी, जो जिनका कद बड़ा था। पत्रकारिता के पेशा में रहते हुए हम और आप उन्हें पहले से जानते नहीं थे आंदोलन से पहले। तो जो लोग बड़े लोग थे, जो एक स्टैंड ले सकते थे, जिनके अंदर गट्स था, जिनका एक प्रभुत्व था, चाहे वो कुमार विश्वास हो, किरण बेदी हो, आनंद कुमार जी हो, शांति भूषण हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, इन सबको पहले साइड कर लिया। तो अब देखिए सौरभ भारद्वाज, अब सौरभ भारद्वाज की हैसियत अरविंद केजरीवाल के सामने क्या है? आतिशी की हैसियत क्या है अरविंद केजरीवाल के सामने? सिसोदिया की हैसियत क्या है? केजरीवाल के मतलब केजरीवाल के किस्मत पे कह लीजिए कि सब एक तरह से पल रहे हैं। ना कोई अपना बैकग्राउंड है, ना कोई अपनी क्षमता योग्य उस ढंग की चीजें हैं। तो ये साफ है कि केजरीवाल, ये सौरभ भारद्वाज नहीं कर रहे हैं, आतिशी नहीं कर रही हैं, ये सबके सब केजरीवाल की तरफ से कराया जा रहा है। और चूंकि डर केजरीवाल का है, केजरीवाल की चुप्पी बहुत अहम है। इतना बड़बोला आदमी जो उल जुलूल बयाने विधानसभा में देता हो, जो कैमरे पर आकर के हमेशा एक तरह से कटाक्ष करता हो दूसरे पर, उसकी चुप्पी
लोगों को बेचैन कर रही है कि ये केजरीवाल अपने मामले पर चुप क्यों। अब तक तो मनीष सिसोदिया पे आरोप लग रहा था, अब तो सीधा आरोप आपके ऊपर है, और हर मामला सर सीधे सेंट्रलाइज होकर के केजरीवाल पे आना है, चाहे वो शराब माफिया गिरी का धंधा हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन का मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो। चूंकि इन्होंने कहीं साइन नहीं किया है अब तक, इसीलिए बच रहे हैं, लेकिन इस मामले में चूंकि ये खुद इनका मामला है, इनके शीश महल का मामला है, तो इनका फंसना तय है। इसीलिए सौरभ भारद्वाज के माध्यम से ये तमाम चीजों को निपटाना, जलाना, नष्ट करना चाह रहे हैं। और एक बहुत गंभीर अधिकारी, सतर्कता विभाग का यदि स्पेशल सेक्रेटरी आरोप लगा रहा है तो इसे इग्नोर कतई नहीं किया जा सकता। आप म्यूट है सर, आपकी आवाज आ नहीं रही है। जी हाँ, जी हाँ। दिल्ली सरकार का एक बयान आया है इस पूरे प्रकरण पर। इनका कहना है कि ये एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक मिनट। ये एक भ्रष्ट अधिकारी है, वो दिल्ली सतर्कता आयोग का वानखेड़े है, समीर वानखेड़े है। उन्हें एलजी ने सतर्कता विभाग में कैसे नियुक्त किया, इसकी जांच होनी चाहिए। वो सीएनजी किट घोटाले का मुख्य आरोपी है और सीबीआई ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। इसको ध्यान देने वाली बात है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की, यानी भ्रष्टाचार नहीं पाया, वो केवल कुछ अनियमितता होगी जो प्रक्रिया होती है। उनके खिलाफ कई शिकायतें आई हैं कि वो पैसों की डिमांड करते हैं। 13 मई को आदेश जारी कर आधिकारिक तौर पर इनके कामों को उनसे वापस ले लिया गया। अगर उनसे आधिकारिक तौर पर काम वापस ले लिया गया तो उनके पास अभी तक फाइलें कैसे हैं? इस पर जो है इनके करीबी, राजशेखर के करीबी का भी एक बयान आया है, और एक अधिकारी हैं जो इनके करीबी हैं, उन्होंने ये कहा है कि इनके खिलाफ जो भी मामला था, जांच एजेंसी उस मामले में उनको बरी कर चुकी है, क्लीन चिट दे चुकी है। और इंडियन एक्सप्रेस की भी एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार अधिकारी ने ये दावा किया कि उसे निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो पिछले 1 दशक से विभिन्न सरकारी संगठनों में प्रवर्तन और सतर्कता विभागों में तैनात हैं और उन्होंने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जब राजशेखर को उनके कर्तव्यों से वंचित किया गया था तो उन्होंने कहा था कि आप सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम अवैध है। यानी आप अपने कुकृत्य को जस्टिफाई करने के लिए उस अधिकारी को अब भ्रष्ट बताने पर भी आमादा हो गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये है सर कि ये कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर आरोप है, ये एक अनुशासनहीनता का आरोप है। तो आरोप तो आपके ऊपर भी है, सिर्फ आप आरोप लगाएंगे इस पे। ये आपका डिप्टी सीएम हाईकोर्ट उसे जमानत नहीं दे रहा है। आपका जो स्वास्थ्य मंत्री, 2 मंत्रालय को लेकर जो आप झुंझुना बजा रहे थे, उन दोनों मंत्रालय में साल भर से ज्यादा समय से सत्येंद्र जैन जेल में है। हाईकोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जमानत नहीं मिली है। आप आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है उन्हें फंसा रही है, मतलब लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली। इस मनीष सिसोदिया को, जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, इस मनीष सिसोदिया को 2 बार हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी, न सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी के मामले में भी। तो मतलब आपके ऊपर जो पूरा सब कुछ, और यदि साफ है कि यदि सिसोदिया ने चोरी की है, सिसोदिया ने यदि शराब माफियागिरी का धंधा किया है, तो ये केजरीवाल ने किया है, ये सबको पता है। तो आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप जो है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मान रहा है, इसकी महत्ता नहीं है। लेकिन एक अधिकारी पर किसी ने आरोप लगा दिया, आरोप है, तो दरअसल ये जो भ्रमजाल केजरीवाल अब तक फैला रहे थे, अब उसी की हवा निकल रही है। और मुझे लगता है कि ये जो केस है वो केजरीवाल के पूरे उस गुब्बारे में, वो जो 48 नंबर का शर्ट पहन करके जो सब कुछ ढकने का जो खेल होता है, वो
सिंपल व्यक्ति बनने का, वो दिखा रहा है कि एक व्यक्ति 299 रुपए के शर्ट पहनने का और चप्पल पहन करके, हवाई चप्पल पहन करके जो 15 अगस्त 26 जनवरी में आने का नाटक करता है, उसका छालावा करोड़ों के लूट का क्या है। वो बहुत ऐसा लगता है केजरीवाल बहुत जल्दबाजी में है कि जितनी जल्दी वो लूट सके, और पूरा वो खेल इसी चीज के लिए हो रहा है। अब उनका वो पूरा नकाब उतर रहा है, ये बेचैनी इसी बात को लेकर। अब तक तो मनीष सिसोदिया फंस रहे थे, सत्येंद्र जैन फंस रहे थे, दूसरे मंत्री फंस रहे थे, अब मामला सीधे केजरीवाल पर है, और केजरीवाल का मतलब है कि पूरा वो फरेब का गुब्बारा पूरी तरह से फूट जाना। सर मनीष जी, आखिर में मैं आपकी एक टिप्पणी सत्येंद्र जैन पर भी चाहूंगा। सत्येंद्र जैन अकेलेपन से घबरा रहे हैं और एक मामला सामने आया है कि 3 कैदी उनकी अपनी बैरक में सोते हुए पाए गए। बाद में जब जांच पड़ताल हुई, क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वो चीज़ें पकड़ में आ गई। पता लगा कि जेल अधीक्षक की फिर से इनके ऊपर बड़ी अनुकंपा हुई है। इन्होंने जेल अधीक्षक से कहा था कि मुझे अकेले में डर लगता है, घबराहट होती है। मेरे चिकित्सक ने कहा है कि आप जो हैं अपनी ये जो अकेलापन है इसको दूर करें, और हो सके तो दूसरे लोगों को भी अपने साथ रखें, नहीं तो आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हालांकि अब वो तीनों कैदी वहां से हटा दिए गए जो इनके साथ सो रहे थे। इसके अलावा इन पर सख्ती भी की गई है, जेल अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन जेल प्रशासन ने ये भी कहा कि इनकी मनोवैज्ञानिक जांच हम जरूर कराएंगे कि ये वाकई इनको घबराहट होती है या कुछ और मामला है। तो ये तो नए नए गुल खिला रहे हैं जेल में रहते हुए भी। बिल्कुल। अब तक मसाज करा रहे थे, तो फिर उस समय क्या चल रहा था? दरअसल ये पूरी नौटंकी इन पूरे ऐसे सफेदपोश अपराधियों का एक सामान्य है कि उनको किसी भी तरीके से अस्पताल पहुंच जाना है, वो जेल से निकल जाएं, और वो मेंटली अपने आप को, चूंकि उनके शरीर में किसी ढंग की कोई परेशानी है नहीं, वो स्वस्थ हैं, तो एक नया कि मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनका इलाज हो, वो अस्पताल जाएं, और एक माहौल क्रिएट किया जाए कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। आप जितने भी सफेद पोश माफियाओं को देखेंगे, इन भ्रष्ट बेईमानों को देखेंगे, तो वो एक पूरा षड्यंत्र रचते हैं कि जेल से निकल करके किसी ढंग से अस्पताल पहुंच जाएं। और इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था होती है। मैं बहुत सारे अपने ऐसे डॉक्टर्स साथियों को, नजदीक के लोगों को जानता हूं जिनने करोड़ों का साम्राज्य इकट्ठा कर लिया है जेल में डॉक्टर होने से। तो ये बहुत आसान होता है कि जेल का डॉक्टर लिख देगा, लेकिन चूंकि ये मामला इतना खुल गया है, हो सकता है डॉक्टरों को भी डर लग रहा हो। और तिहाड़ के बारे में तो सौरभ भारद्वाज पहले ही कह चुके हुए हैं, अब शायद मेरे ख्याल से तिहाड़ का मंत्रालय उन्हीं के पास है, कि जब सत्येंद्र जैन जेल गए थे, उसके बाद जब मनीष सिसोदिया की बारी, तो कहा जेल तो अपना ही है, सब सुविधा वहां होगी। तो अब एक बार पकड़े गए आप मसाज कराते हुए, दूसरी बार वीडियो जब आ गया कि इस शिकायत के बाद भी कोई अमल नहीं किया जा रहा है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ना फंस जाए, इसीलिए नया नाटक किया गया है कि हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अकेलापन महसूस कराने की तो सजा होती है। काल कोठरी किस लिए होती है? अपराधियों को इसी के लिए तो काल कोठरी दी जाती है, फांसी घर इसीलिए तो होता है। तो आपने अपराध किया, इसीलिए तो आप तिहाड़ जेल में हैं। अकेलापन के लिए तो तिहाड़ जेल में है। किस लिए जेल क्यों होता है सर? जेल तो इसीलिए होता है कि आप समाज के लिए खतरा हो चुके हुए हैं, तो समाज के लिए खतरा है, इसीलिए आपको जेल में डाला गया है ना। तो अकेलापन ये अयासी करने के लिए थोड़ी डाला गया कि आपकी सुविधाओं के लिए। तो ये पूरा नए नए छलावा है इन सफेद पोशों का, और ये चूंकि अब ये फंस रहे हैं कि हैबिचुअल क्रिमिनल हो चुके हैं, तो जेल में जाकर के भी हैबिचुअल क्रिमिनल हैं। मसाज करा रहे थे, जब कोर्ट ने कहा कि इस पे ये निगरानी रखी जाए, फिर भी ये धंधा कर, दरअसल ये फिर भी मसाज ही करा रहे थे। तो अब मसाज का मामला कैसे आता? तो कह दिया कि हमें साथी चाहिए होता है गपशप करने के लिए। तो क्या मौज मस्ती करने के लिए वो एंटरटेनमेंट विभाग है क्या तिहाड़ जेल, जो आपको वहां पर एंटरटेन कराया जाए? तो ये चीजें दिखाता है कि ये पूरा जो छलावा अरविंद केजरीवाल के उस पूरे गैंग का है, जिसने नैतिकता का आवरण उठ करके दिल्ली को छला है सर। और क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को भी अब बहुत तेजी से इस बात का एहसास हो चला है कि अब बहुत दूर नहीं है उनकी गिरफ्तारी वगैरह और तिहाड़ वगैरह, इसलिए बदहवासी में आ गए हैं और अपने मंत्री के जरिए सतर्कता विभाग के डिपार्टमेंट की उन
संवेदनशील और गोपनीय फाइलों तक भी इनके हाथ पहुंच गए हैं। बिल्कुल। देखिए, यदि आप सीबीआई के उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को यदि आपको याद होगा, मैंने कई बार अपने शो में इसका जिक्र किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के जो निजी सचिव हैं, मेरे ख्याल से सी अरविंद नाम है उनका, उसने सीबीआई को बयान दिया कि मनीष सिसोदिया के साथ जब शराब माफियाओं की बैठक होती थी, मीटिंग होती थी, ये दलाली का धंधा जब चलता था, तो उसमें ये राघव चड्ढा बैठता था। राघव चड्ढा का नाम लाया और ये बात अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे के पूछताछ में भी पूछी गई। तो एक संकेत आ रहा है कि ब्लू आइड बॉय जो असली है, जिसकी चर्चा की गई है कि एक ब्लू आइड बॉय, नाम उसका मैं भूल रहा हूं, दरअसल वो राघव चड्ढा सबसे भरोसेमंद है अरविंद केजरीवाल के। और मनीष सिसोदिया के बाद राघव का नाम आना कि वो बैठक में क्यों होता था, ये इंडिकेट कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से राघव को बैठाया जाता था। ये चीजें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आई हुई है सी अरविंद के नाम से। तो ये सब चीजें इशारा कर रही है बार बार कि मनीष सिसोदिया एक, मान ली, एक डमी व्यक्ति है। असली खेल केजरीवाल का है, ना सिर्फ इस मामले में बल्कि शराब वाले मामले में भी इनकी बेईमानी सामने आएगी और उसमें केजरीवाल का नाम आज न कल तो आना तय है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष ठाकुर जी, आपने बहुत आभार। ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत नमस्कार।